अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। अगर आप किसी भी वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सर्किल में, अपनी कम्युनिटी में शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं जो कि मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गाइस, आज की ये जो स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही वियर्ड स्टोरी है और ये स्टोरी मिस किरण ने और मिस हिना ने, इन दोनों बहनों ने शेयर की है। ये बताती हैं कि ये जो स्टोरी थी ये इन दोनों बहनों के साथ एक कैंपिंग के दौरान पेश आई थी और ये लोग जो है कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। तो जैसे कि आमतौर पे हुआ करता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने स्टूडेंट को पाकिस्तान टूर पे भेजा करती हैं, लेकिन ये लोग जिस टूर पे गए थे या जो इन्होंने पाकिस्तान टूर किया था वो इनका अपना ज़ाती टूर था। लेकिन उसमें अच्छी बात ये थी कि इनके क्लास फेलोज़, इनके यूनिवर्सिटी फेलोज़ और इनके डिपार्टमेंट फेलोज़ इनके साथ शामिल थे। मिस किरण बताती हैं कि हम टोटल 11-12 लोग थे जिसमें 6 लड़कियां थीं और 6 लड़के थे। हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि तकरीबन जब पाकिस्तान टूर मुकम्मल हो जाएगा तो सबसे आखिर में आज़ाद कश्मीर की एक बहुत मशहूर जगह है अड़ंग कील, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके कैंपिंग करेंगे और 2-3 दिन वहाँ पे एंजॉय करेंगे। और ये जो आज़ाद कश्मीर का विलेज है उड़ंग कील, इसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया की हसीन तरीन जगहों में शामिल है और कैंपिंग के लिए पाकिस्तान की बेस्टेस्ट प्लेस है। यहाँ पे ग्रीनरी मौजूद है, बहुत सारे पहाड़ मौजूद हैं, छोटे छोटे कुछ तालाब मौजूद हैं और इन सब खूबसूरतियों के साथ साथ यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही लो हुआ करता है। खैर, हम लोग अपने टाइम के मुताबिक दोपहर के तकरीबन 3-3:30 बजे वहाँ पे पहुँच चुके थे और वहाँ जाके हमने पहले गांव का सराउंडेड एरिया का जायज़ा लेना शुरू किया और वहाँ का जायज़ा लेने के बाद हमें अंदाज़ा हो चुका था कि ये जो जगह है यहाँ पे रात में शदीद सर्दी होने वाली है। वहाँ पे करीबी कुछ खेत मौजूद थे, पेड़ मौजूद थे, तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि उन खेतों के करीब और पहाड़ों के पास एक जगह सेलेक्ट कर लेते हैं और वहाँ पे 4 या 5 कैंप लगा लेंगे और उसी मुताबिक हम लोग वहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। जब हम लोगों ने कैंप लगाना शुरू किए तो जो बज़ाहिर बड़ा आसान काम लग रहा था, देखते ही देखते मुश्किल काम लगने लगा और कैंप लगाते लगाते हम लोगों को तकरीबन 2 से 3 घंटे गुजर गए। शाम के तकरीबन 6-6:30 बजे जब हम लोग फ्री हुए तो मगरिब की अजान हो चुकी थी और हम सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। हमने यही डिसाइड किया कि पहले खाना वगैरह खाते हैं और उसके बाद थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो रात को 11-12 बजे निकल के बाकी जो हिस्सा है उसको एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ पे जो माउंटेन्स मौजूद हैं वहाँ पे भी जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। खैर, हम लोग खाना वगैरह खा के सो गए और जब हम लोग की आँख खुली तो रात के तकरीबन 12-12:30 बजे का टाइम था। एक एक करके सारे के सारे लोग जमा हो गए, सबने अपनी अपनी जैकेट्स, स्वेटर पहने और हम लोग डिसाइड ही कर रहे थे कि किस तरफ चलना है कि एकदम से हमें किसी के रोने की या कराहने की आवाज़ आने लगी। जैसे जैसे हम लोग उस आवाज़ को फॉलो कर रहे थे वैसे वैसे हमें अंदाज़ा हो रहा था कि जिसकी भी आवाज़ है ये कराहने की आवाज़ है, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि ये किसी इंसान की आवाज़ है या किसी जानवर की आवाज़ है। ये आवाज़ सुनने के बाद हम जितनी भी लड़कियां थीं हम सबको डर लगना शुरू हो चुका था, जबकि हमारे साथ जो लड़के मौजूद थे वो हमारा मजाक उड़ा रहे थे। वो कह रहे थे कि ये वैसे ही किसी जानवर की आवाज़ होगी, तुम लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और तुम लोग बहुत जल्दी डर चुके हो। बहरहाल, हम लोगों का ये मौक़िफ़ था कि जब तक ये आवाज़ें आती रहेंगी हम लोग यहाँ से नहीं निकलेंगे। हो सकता है कोई भेड़िया या कोई इस तरह का जानवर वहाँ पे मौजूद हो और वो हम पे हमला कर दे। ये सुनने के बाद वो जो लड़के थे वो कहने लगे कि भाई, डरने की कोई बात नहीं है, हम सबके पास टॉर्च मौजूद हैं, लाठियाँ हैं और हम में से एक लड़के के पास गन भी मौजूद है। आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और जैसे ही हमें लगेगा कि ख़तरा है तो हम लोग वापस आ जाएंगे। ये सुनने के बाद हम जो लड़कियां थीं
हम सबका हौसला बढ़ा और हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि जैसे ये लोग कह रहे हैं वैसे ही करते हैं। और उनको फॉलो करते करते हम लोग आहिस्ता आहिस्ता ये जो फॉरेस्ट था या ये जो जंगलात थे उस तरफ बढ़ना शुरू हो गए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे पहाड़ों के करीब होते चले जा रहे थे, और वैसे वैसे वो जो आवाज़ थी जो कि कराने की या रोने की आवाज़ थी वो बढ़ती चली जा रही थी। हम में से जो एक लड़का था जो सबसे आगे चल रहा था वो मुसलसल इस आवाज़ को फॉलो कर रहा था, और एक जगह जाके वो रुका और हमें कहने लगा कि ये जो आवाज़ आ रही है ये बिल्कुल सामने वाले पहाड़ से आ रही है और शायद वहाँ पे कोई मौजूद है जो ये आवाज़ निकाल रहा है। अब उसकी ये बात सुनने के बाद जब हम लोगों ने गौर करना शुरू किया तो वाकई में ऐसा ही था कि उन पहाड़ों के करीब एक शख्स खड़ा हुआ था जो बज़ाहिर देखने में एक मर्द लग रहा था, और वो बहुत ज़्यादा लंबा था और बहुत ज़्यादा पतला था। खैर आहिस्ता आहिस्ता करके इन लड़कों ने उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया कि उसके पास जाएं, उससे जाके पूछें कि वो इस तरह की आवाज़ें क्यों निकाल रहा है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे या उस आदमी को फॉलो कर रहे थे वैसे वैसे करीब जाने पे पता चल रहा था कि ये जो शख्स है ये कोई आदमी नहीं है, ये कुछ अजीब सी क्रिएचर है जो बहुत पतली दुबली सी है, बहुत लंबी सी है, और पीछे से देखने में इंसान नुमा है लेकिन आगे से शायद एक भेड़िए की तरह है। अब ये जो लड़के थे जब इनको यकीन हो चला कि ये कोई इंसान नहीं है, शायद कोई जानवर है, तो ये मज़ीद आगे बढ़ते चले गए और इनके पास जो लाठियाँ वगैरह मौजूद थी उन लाठियों से उसको वहाँ से भगाने की या हटाने की कोशिश करने लगे। जैसे जैसे हम लोग उसको फॉलो कर रहे थे वैसे वैसे वो मज़ीद आगे बढ़ रहा था और मुसलसल वो जो आवाज़ें निकाल रहा था उनमें इजाफा होता चला जा रहा था। कुछ देर तक वो आगे बढ़ता रहा और उसके बाद एकदम से वो पलटा, और जब वो पलटा तो हमने उसके चेहरे की तरफ देखा। हमने देखा कि बज़ाहिर वो आदमी जैसा है लेकिन उसका जो चेहरा है वो भेड़िए की तरह है। अब ये देखने के बाद हम सारे के सारे लोग डर चुके थे और हम पे खौफ तारी हो चुका था। ख़ास तौर पे जितनी भी लड़कियां थीं उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जब हमने बहुत ज़्यादा इसरार किया तो ये जितने भी लड़के थे ये सारे के सारे हमारे साथ वापस आ गए और अपने अपने कैंपों में जाने के बाद सोने की तैयारी करने लगे। जितनी भी लड़कियां थीं ये जाते ही अपने कैंप्स में सो चुकी थीं। मेरी भी आंख लग चुकी थी और रात के तकरीबन 3-3:30 बजे का टाइम था कि एकदम से मेरी आंख खुली, और जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि एक 6 या 7 साल की लड़की है जो मेरे कैंप के बाहर खड़ी हुई है और कैंप से अंदर की तरफ झांक रही है। अब जैसे ही मैंने उस बच्ची को देखा पहले मैं समझी कि शायद ये इसी गांव की कोई लड़की होगी और रात में टहलते टहलते यहाँ पे आ गई है। देखने में ये जो बच्ची थी ये बहुत ही खूबसूरत बच्ची थी, इसकी कलर्ड आइज थी और बज़ाहिर लग रहा था इस लड़की का इसी गांव से या यहीं कहीं से ताल्लुक़ है। खैर जैसे ही मैंने उस लड़की को देखा तो मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और इतनी रात में तुम अपने घर से बाहर क्यों निकली हो। ये सुनने के बाद वो जो लड़की थी उसने कोई जवाब नहीं दिया और आहिस्ता आहिस्ता करके सामने जहाँ पे तालाब मौजूद था उस तरफ चलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो तालाब की तरफ जा रही थी वैसे वैसे मैं उसको फॉलो कर रही थी और मुसलसल मेरी आंखें उसके ऊपर थीं। बहरहाल कुछ देर चलने के बाद तालाब के पास एक पत्थर पड़ा हुआ था। वो बच्ची उस पत्थर के ऊपर जाके बैठ गई और तालाब की तरफ देखने लगी। अब मैं बड़ी हैरान थी कि रात के 3-3:30 का टाइम हो रहा है और ये बच्ची जो कि गांव की बच्ची है इतनी रात में तालाब के सामने बैठी हुई है। ना इसको डर लग रहा है, ना इसके ऊपर कोई खौफ है और ना बज़ाहिर लग रहा है कि वो किसी भी किस्म की परेशानी का शिकार है। खैर मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे गई और जब मैं उसके बिल्कुल पीछे चली गई तो मैंने उससे पूछा कि बेटा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम्हारा नाम क्या है। तो कहने लगी कि मैं यहाँ पे अपनी माँ का वेट कर रही हूँ और मेरा नाम लाली है। अब ये जो नाम था सुनने में बड़ा अजीब था लेकिन गांव में आमतौर पे इस तरह के नाम हुआ करते हैं। खैर अगले ही लम्हे मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी मदर कहाँ पे हैं और वो कब तक आएंगी। ये सुन के वो जो बच्ची थी मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि ये जो तालाब है यहाँ पे मेरी माँ रहती है। अब जब उसने अपनी माँ के बारे में तालाब की तरफ इशारा किया तो पहली दफ़ा में मेरी समझ नहीं आया कि ये लड़की क्या बोल रही है। मुझे लगा शायद ये तालाब के बाहर की तरफ का इशारा कर रही है। मैंने उससे दोबारा पूछा कि तुम्हारी मदर या तुम्हारी माँ कहाँ रहती हैं। तो उसने कहा वो इस तालाब के अंदर रहती हैं और वो कभी भी आ जाती हैं।
जब उसने इस तरह की बात की तो एकदम से मेरे कान खड़े हो गए और मैं सोचने लगी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत ज़रूर हो रहा है। खैर, मैंने उस बच्ची को कहा कि तुम अपने घर चली जाओ, तुम्हारी मदर वहीं पे आ जाएंगी। ये सुनने के बाद वो जो बच्ची थी उसने कोई जवाब नहीं दिया और मुसलसल तालाब की तरफ देखने लगी। इसी दौरानिए में मुझे महसूस हुआ कि जहाँ पे मेरा कैंप लगा हुआ है वहाँ पे कोई हिलजुल हो रही है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हमारे कैंप्स के अंदर से कोई और भी जाग रहा है। बहरहाल जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने देखा कि मेरी जो बहन थी वो जाग चुकी थी और मैंने उसको सारा का सारा वाक़या बताया। उसको बताया कि एक बच्ची थी जो यहाँ पे आई थी और अभी वो तालाब के सामने बैठी हुई है। और जब मैंने उससे पूछा कि किसका वेट कर रही हो तो वो कह रही है कि मैं यहाँ पे अपनी माँ का वेट कर रही हूँ। ये सुनने के बाद जो मेरी बहन थी वो कहने लगी कि मुझे भी इस लड़की से मिलवाओ। और बिला आखिर आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों जब तालाब की तरफ आए तो वहाँ पे हमने देखा न कोई बच्ची मौजूद थी, न किसी बच्ची का नामो निशान मौजूद था। हालांकि अभी 2 मिनट पहले वो बच्ची यहीं पे बैठी हुई थी और मुसलसल तालाब की तरफ देख रही थी। हम लोग वापस अपने कैंप में आ गए और अपने कैंप में आने के बाद हम लोग सो गए। अगले दिन जब सुबह हम लोग उठे और आपस में बातचीत की तो मैंने जिक्र किया कि रात में एक बच्ची यहाँ पे नज़र आई थी। ये बात सुनने के बाद हमारे डिपार्टमेंट की एक और लड़की थी, वो भी कहने लगी कि हाँ, मैंने भी रात में एक बच्ची को यहाँ पे देखा था जो मुसलसल हमारे कैंप के अंदर झांक रही थी। और हमारी ये बातें सुनने के बाद जितने भी लड़के थे वो अगेन हमारा मजाक उड़ा रहे थे। वो कह रहे थे कि तुम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो और भला ऐसे कैसे हो सकता है कि वो जो बच्ची थी या वो जो लड़की थी वो सिर्फ लड़कियों के कैंप के बाहर आई थी। खैर, हम लोगों ने भी इस बात को इग्नोर किया और जो भी हमारा रूटीन था उसके मुताबिक पूरे दिन घूमते रहे और जो भी एक्टिविटीज़ हमने प्लान की थी वो एज़ पर प्लान सारी की सारी हमने की। इसी तरह तकरीबन पूरा दिन गुजर गया और रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे हम लोग वापस अपने कैंप में आए। और कैंप्स में आने के बाद हम लोगों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद सब लोग इस कदर थक चुके थे कि सबको नींद आ गई। हम जितने भी लोग थे उनमें सिर्फ एक लड़का था जो उस वक्त जाग रहा था और उसकी आदत थी कि वो कहीं भी जाता था, नई जगह पे जाता था तो उसको इतनी आसानी से नींद नहीं आती थी। बहरहाल जब वो जाग रहा था तो रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे का टाइम था। एकदम से उसको किसी के चिल्लाने की या चीखने की आवाज़ आना शुरू हुई और जैसे ही उसको किसी के चीखने की या चिल्लाने की आवाज़ आई तो उसने बाहर की तरफ झांका और जैसे ही उसने बाहर की तरफ झांका तो उसने देखा कि बाहर तालाब के पास एक औरत खड़ी हुई है। उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए हैं, उसके जिस्म से खून निकल रहा है। खैर, ये सिचुएशन देखने के बाद वो जो लड़का था फ़ौरन से बाहर गया और वो जाके उस औरत से पूछने लगा कि आपके साथ क्या हुआ है कि आपकी इतनी बुरी हालत हो रही है और आप चीख क्यों रही हैं। ये सुनने के बाद वो जो औरत थी वो तालाब की तरफ इशारा करने लगी और कहने लगी कि वहाँ पे मेरी बेटी है जो डूब रही है, अगर तुम उसको बचा सकते हो तो बचा लो। अब ये जो लड़का था इसको स्विमिंग ऑलरेडी आती थी। उसने फ़ौरन से इनकी हेल्प करने की सोची और एकदम से वो तालाब की तरफ बढ़ने लगा। ये लड़का बताता है कि जैसे ही मैं तालाब के करीब पहुंचा और उस पत्थर पे खड़ा हुआ और उस बच्ची को तलाश करने लगा तो इसी दौरानिए में मुझे किसी के हंसने की आवाज़ आना शुरू हुई और जैसे ही मुझे किसी के हंसने की आवाज़ आना शुरू हुई तो मैंने पलट के देखा और जब मैंने पलट के देखा तो मैंने देखा कि वही औरत जो भी कुछ देर पहले अपनी बेटी को बचाने की रिक्वेस्ट कर रही थी, बुरी तरह रो रही थी, कररा रही थी, वो एकदम से हंस रही है, बल्कि मुस्कुरा रही है। अब जब मैंने उसके अंदर ये चेंज देखा तो मुझे समझ आ गया कि मामला कुछ और है और ये जो औरत है मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। अब ये जो लड़का था ये एकदम से गुस्सा करने लगा और उससे पूछने लगा कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। ये सुनने के बाद वो जो औरत थी और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और ना सिर्फ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वो तालाब की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो तालाब की तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे ये लड़का बताता है कि उसका जो कद था वो बढ़ता चला जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि अभी जो औरत 5 साढ़े 5 फीट की थी वो देखते ही देखते 7 या 8 फीट की हो चुकी है। अब जैसे ही इस लड़के ने ये सूरत-ए-हाल देखी, ये सिचुएशन देखी, वो फ़ौरन से अपने कैंप की तरफ भागा और वहाँ पहुँच के 2-3 लड़कों को भी उसने उठाया और ये सारा का सारा वाक़या बताया। अब जब वो लड़के उठे, उन्होंने सारा का सारा वाक़या सुना तो उसके बाद वो भी इसके साथ यहाँ पे आए
और पूरे तालाब का और सराउंडेड एरिया का जायज़ा लिया, लेकिन वहाँ पे ना कोई लड़की मौजूद थी, ना कोई बच्ची मौजूद थी, और ना ही वहाँ पे किसी का नामो निशान मौजूद था। ये जो 2-3 दिन थे हमने जैसे तैसे काटे, और जब हम वहाँ से रवाना हो रहे थे तो इत्तेफाक से एक टूर गाइड था, उससे हमारी मुलाकात हुई। और जब हमारी उससे मुलाकात हुई तो हमें अंदाज़ा हुआ कि ये जो टूर गाइड है ये बहुत पढ़ा लिखा सुलझा हुआ टूर गाइड है, और इसके पास बहुत ज़्यादा मालूमात हैं जो मौजूद हैं इस गांव के हवाले से या इस माउंटेन एरिया के हवाले से। बातों बातों में जब हमारी बात बढ़ी तो मेरे साथ जो वाक़यात पेश आए थे या जो कुछ मैंने देखा था या जो इस लड़के ने देखा था, ये सारे के सारे वाक़यात हमने उस टूर गाइड को बताए, और उससे हम पूछने लगे कि आखिर क्या मसला है जो यहाँ पे मौजूद है, या ये कौन औरत है या कौन बच्ची है जो अक्सर नज़र आते हैं। हमारी पूरी बात सुनने के बाद पहले वो जो टूर गाइड था वो कोशिश करने लगा कि वो हमें सारा वाक़या ना बताए, लेकिन जब हम लोगों ने इंसिस्ट किया या अपनी दिलचस्पी जाहिर की तो कहने लगा कि कहा जाता है कि प्री पार्टीशन दौर में, यानी अब से तकरीबन 100-150 साल पहले, यहाँ पे ऐसे ही ये गांव आबाद था, बहुत रौनक हुआ करती थी, और इस गांव के अंदर एक औरत अपनी बेटी के साथ रहा करती थी, और उसके शौहर का पहाड़ी से पाँव स्लिप होने की वजह से इंतकाल हो गया था। खैर, जब उसके शौहर का इंतकाल हो गया था तो उसके बाद से यहाँ का जो दरोगा था या यहाँ का जो बड़ा था वो इस औरत के ऊपर बुरी नज़र रखा करता था, और वो चाहता था ये जो औरत है वो इससे या तो शादी कर ले या इसके साथ ताल्लुकात कायम करे। अब ये जो औरत थी बड़ी गैरतमंद औरत थी, बड़ी पाक साफ औरत थी, और इसने पूरी कोशिश की कि किसी भी तरह इस आदमी से या इसकी बुरी नीयत से बच सके। इसने आहिस्ता आहिस्ता करके गांव के जितने भी बड़े थे या बुजुर्ग थे उनको बता दिया था कि ये जो दरोगा है ये मुझ पे और मेरी बेटी पे गंदी निगाह रखा करता है। शुरू में तो गांव के जो बुजुर्ग थे उन्होंने पूरी कोशिश की कि इसकी इज्जत की, इसकी बेटी की हिफाजत कर सकें, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मौका पाके वो जो दरोगा था वो इस औरत के घर में घुस गया, और ना सिर्फ इस औरत के घर में घुसा बल्कि वहां जाके उसकी इज्जत तार तार कर दी, और उसकी इज्जत लूटने के बाद उसको और उसकी बेटी को इस तालाब के अंदर फेंक दिया। इस औरत ने और उसकी बेटी ने बड़ी कोशिश की कि वो बच सकें, लेकिन बदकिस्मती से वो औरत और उसकी बेटी दोनों मौत के मुंह में चले गए। कहा जाता है कि उसके बाद से ये जो औरत है, ये जो लड़की है, अक्सर रात में बहुत सारे लोगों को, ख़ास तौर पे इस गांव के जो रहने वाले हैं उनको नज़र आती है, और वो ना सिर्फ नज़र आती है बल्कि जब भी वो नज़र आती है वो सबसे मदद मांगती है। अगर बेटी नज़र आती है तो वो लोगों को कहती है कि मेरी माँ तालाब में रहती है या तालाब में डूब रही है, और अगर माँ नज़र आती है तो वो कहती है कि मेरी बेटी को बचा लो, वो तालाब में डूब रही है। ये जो सिलसिला है ये पिछले 100-150 सालों से जारी और सारी है, और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे गांव वालों ने इस औरत को, इस बच्ची को विटनेस किया है। ये बताती हैं कि जो वाक़या था ये सुनने के बाद हम सब के औसान ख़ता हो चुके थे, और हम लोगों को अंदाज़ा हो चुका था कि जहाँ पे हमने कैंपिंग की थी या जहाँ पे हमने टाइम स्पेंड किया था वो जगह कितनी ख़तरनाक थी और वहाँ पे क्या कुछ नहीं हो सकता था। खैर, उसके बाद भी इत्तेफाक से शादी के बाद मेरा वहाँ पे जाना हुआ, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया था कि हमें दिन के टाइम में ही उस गांव में जाना है और दिन के टाइम में ही वहाँ से निकल जाना है। और ऐसे ही हुआ कि जब मेरे हस्बैंड मुझे वहाँ पे लेके गए तो हम दिन में ही गए और दिन में ही वहाँ से निकल गए। ये बताती हैं कि इस तरह की और भी स्टोरीज़ हैं जो इनके पास मौजूद हैं, और ये अगली ईमेल में ये सारे के सारे जो वाक़यात इनके साथ पेश आए थे वो शेयर करेंगी। उम्मीद करता हूँ जो स्टोरी मैंने शेयर की है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सबसे अहम रिक्वेस्ट ये थी कि अगर आपने अब तक बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया तो आप बेल नोटिफिकेशन पे जाएं, वहाँ पे ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें और इसको ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ या कोई भी टेप डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको महफूज रखे तमाम बलाओं से, आफात से, हादसात से, दुश्मनों से, और अल्लाह ताला हम सबको ज़िंदगी दे, सेहत दे, कामयाबी दे। अगली अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।